स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबिलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जयश्री चौधरी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित हैं, हमारे सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। और आज की फैकल्टी भी हैं, हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी वीडियो के माध्यम से इसको ज्वाइन करेंगे, और जो YouTube के माध्यम से ज्वाइन करेंगे उनको भी हम स्वागत योग्य मानते हैं और उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है और इतना उन्होंने उन्नति किया है इतने वर्षों में। खेमका सर का एक सपना है, खेमका सर के कुछ मोटो हैं, उनको इस प्रकार है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ये क्लास सेमेस्टर 2 के संबंध में है और सेमेस्टर 2 हमारा बहुत शीघ्र ही, यही 17 तारीख के आसपास यानी दिवाली के पहले
ये समाप्त हो जाएगा। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 जो समाप्त हो चुके होंगे, इनमें हम कोशिश करेंगे कि हम लोग बाद में जब हमारे सारे सेमेस्टर पूरे हो जाएं तो बाद में हम इंटरेक्टिव सेशन भी लेना चाहेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई समस्या हो उस सेमेस्टर की, तो हमको अवगत कराएं और हम लोग उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे, और हम आपको मल्टीपल चॉइस में कुछ कराना भी चाहेंगे, बताना भी चाहेंगे। ये हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन हमारा सेमेस्टर के क्लासेस 17 तारीख से ये समाप्त होने जा रहे हैं। जैसे चौधरी आपको नोट कर लीजिए, ये क्लासेस हमारे सेमेस्टर 2 के समाप्त होने वाले हैं। तो हम उसके बाद सर्टिफिकेशन जो है हमने सेमेस्टर 1 का क्लास खत्म कर दिया है, और सेमेस्टर 1 के जो हमारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है वो हमने जारी कर दिए हैं। उनको हम लोगों ने 2 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन हम लोगों ने जारी कर दिए हैं। दिवाली के दिन हम लोग जारी करेंगे सेमेस्टर 2 का। फिर हमारे पास रह जाएगा सेमेस्टर 3 का और सेमेस्टर 4 का। सेमेस्टर 3 और 4 हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और ये हम लोग नवंबर में कंटिन्यू करेंगे, और सेमेस्टर 4 हमारा नवंबर तक पूरा चलेगा। 30-31 के जो 30 नवंबर के आसपास हमारा ये समाप्त होने का वो है, या 1 तारीख 2 तारीख हो सकती है। और हमारे जो स्पेशल क्लासेस हैं वो चलेंगे बाद में, वो शायद हम लोग चलाएंगे 7 या 8 दिसंबर तक। कोशिश करेंगे कि हम लोग, क्योंकि वो चॉइस पर है, जिसको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन करेगा। तो हम लोग पुनः प्रतिमा राज जी का स्वागत कर रहे हैं, और हम उनको आज के लिए बीएचबी का जो टॉपिक है वो है इंस्क्रिप्टिव सिस्टम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और स्पेशली बीएचबी के लिए उतना इंपॉर्टेंट शायद ना हो, लेकिन हमारे चाइनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइनीज सिस्टम के लिए, यानी एक्यूप्रेशर विधा के लिए। तो हम उसी को आज शेयर कर रहे हैं। सभी गुरुजनों को प्रणाम, अरविंद सर को प्रणाम, और सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज का चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये एक कह सकते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है, जो भी हमारे शरीर के अननेसेसरी चीज है, अपशिष्ट पदार्थ जिसको कहते हैं, वो निकालने का कार्य जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इसमें जैसे लंग्स से हम लोग CO2 बाहर निकालते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो हम लोग का स्टूल पास होता है, फिर स्किन के थ्रू हमारा स्वेट जो है वो बाहर निकलता है, और ये यूरिन जो है किडनी के थ्रू यूरिन हमारा जो है वो बाहर निकलता है। उसके थ्रू क्या है, हमारा जो भी शरीर में अननेसेसरी चीज है वो बाहर निकलती है। और दूसरा है, इसमें सबसे मुख्य जो ऑर्गन निभाती है काम, वो है किडनी। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना, और जो है उसमें से रीअब्जॉर्प्शन करना चीजों को। अब हम इसमें से पढ़ते हैं कि क्या है बुक में। इसमें दिया है कि यह तंत्र शरीर में जल एवं लवण का रेगुलेशन करते हुए इनकी अनावश्यक मात्रा मूत्र में उत्सर्ज कर देता है। मतलब जल और लवण का रेगुलेशन करता है यह तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और जो भी इसमें अनावश्यक रहता है उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट कर दिया जाता है। इस तंत्र में किडनी, 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, और एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा एक साथ कार्य करते हैं। किडनी जो है वो हमारे दोनों किडनियां जो है वो उदर गुहा में वर्टेब्रा कॉलम के T12 से L3 के दोनों ओर स्थित है, जिनमें से बाई किडनी जो है वो नियमित दाई किडनी से थोड़ी ऊपर स्थित है, क्योंकि दाहिने तरफ हमारा लीवर है, उसकी वजह से वो जो है थोड़ा नीचे। प्रत्येक किडनी 11 to 13 सेंटीमीटर लंबी, 5 to 6 सेंटीमीटर चौड़ी एवं 2 to 5.3 to 0 सेंटीमीटर मोटी होती है, तथा प्रत्येक का भार 115 से 170 ग्राम होता है। माइक्रोस्कोपिकली प्रत्येक किडनी लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन से बनी होती है। हमारी किडनी में जो है मुख्य कार्य जो है ये नेफ्रॉन ही करते हैं, जो भी फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन सब करते हैं वो नेफ्रॉन करते हैं। यही नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। प्रत्येक नेफ्रॉन में जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, जिनका फ्री एंड जो है वो ब्लाइंड कप के आकार का होता है, जो डायलेटेड होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल।
इसी की कैविटी में कैपिलरीज का एक टफ्ट होता है, एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। एक माने इसका कैपिलरीज का एक नेटवर्क उसमें बिछा रहता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमेन कैप्सूल आगे ट्यूब्यूल में खुलता है जिसके 3 भाग होते हैं। अब हम समझते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। एक कहलाते हैं रीनल कॉर्पसल्स और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल्स में ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल आता है और रीनल ट्यूब्यूल में प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आते हैं। अब यहाँ पर है कि जो ब्लड जो आता है हमारे, तो सबसे पहले हमारे किस में आता है? बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल चित्र देखता हूँ कोई चित्र दिखा देते। चित्र जो कोई हो बाय द वे दिखा देता हूँ। ये तो उसका नीचे का ट्राइगोन का है। वो चित्र कहीं हमने निकाला है लेकिन पता नहीं क्यों असल में इसमें कुछ मुझे समझ में नहीं आता, ये भी कहीं निकल जाता है वो। इसकी आकृति देख लीजिए, इसमें से ही समझा देते हैं। तो ये जो कप के आकार का जो है वो है बोमेन कैप्सूल। उसी में जो है ग्लोमेरुलस का जो नेटवर्क बिछा हुआ है। उसमें से 2 वेसल्स निकलते हैं। एक जो है उधर से हार्ट से ब्लड को लेके आता है किडनी में, जिसको एफरेंट एट्रियोल्स कहते हैं, और दूसरा वहां से जो फिल्टर होके जाता है उसको एफरेंट एट्रियोल्स कहते हैं। यहीं से हमारा एक ट्यूब्यूल निकलता है बोमेन कैप्सूल के नजदीक से, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के नजदीक है। इसमें जो हमारा वाटर, सोडियम, अमीनो एसिड और सॉल्ट इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा आता है हमारा लूप ऑफ हेनले, जो कि हमारे नीचे में है, और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है 5वां नंबर देखिए इसमें लिखा हुआ है, 5वां नंबर, 5th नंबर लूप ऑफ हेनले। इसी को समझना है। देखिए ये समझ लीजिए, यही हमारा जो है बहुत ऊपर से 1 नंबर में लिखा हुआ बोमेन कैप्सूल, 2 में देखिए 1 नंबर दिख रहा होगा, ये जो बोमेन कैप्सूल हुआ है, ऐसे बना हुआ है, वो बोमेन कैप्सूल है। उसी के अंदर ग्लोमेरुलस है, जिसको बोल रहे हैं यहाँ पर। अभी मैडम ने बताया कि वहां पर क्या रहा है, वहां पर एफरेंट माने आने वाला, AFFERNT, एफरेंट, और इफरेंट माने जाने वाला, इफेक्ट देने वाला। तो यानी आई कोई ब्लड वेसल, देखिए रक्त को छान रहा है तो रक्त आना चाहिए ना, तो रक्त आएगा, यही छनेगा, और छनने के बाद जो उसके मेन बड़े वाले पार्ट होंगे वो चले जाएंगे वापस, और जो लिक्विड होगा या जो इस तरह सोडियम वोडियम होगा, इन सबको बाहर निकालने की सिस्टम है। तो ये 2 नंबर का आपका देखिए ग्लोमेरुलस। तीसरा नंबर मैडम ने बताया भी कि PCT, प्रॉक्सिमल माने करीब। तो 3 नंबर सबसे देखिए, 3 नंबर सबसे करीब होगा तो उसको प्रॉक्सिमल कह दिया। ऐसे वाले जो बना हुआ है उसके प्रॉक्सिमल माने उसके करीब बिल्कुल। तो प्रॉक्सिमल माने अटैच उससे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये नाम समझ लीजिए। ये आता है क्वेश्चन, PCT क्या है? PCT प्रॉक्सिमल माने करीब। और फिर उसके 4था नंबर है कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट लिखा हुआ है। और 5वां नंबर लूप ऑफ हेनले, जो लूप बनाता है यूं करके, यूं, इसको लूप बोलते हैं ना, तो ये लूप ऑफ हेनले है। ये इसलिए लंबाई में रखा गया है, इसका कंसेप्ट ये है कि आपका इतने समय मिल जाए कि उसमें रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, बस। और देखिए इसमें थोड़ा नंबरिंग ऊपर नीचे हो गया है। पहले लूप ऑफ हेनले आना चाहिए, उसके बाद वो डक्ट आना चाहिए था, है ना सर? नहीं, ये तो इधर इस एरिया से दिखाया ना, तीसरे से देखिए, ये लास्ट का है, वो पीछे का दिखाया गया आपको। पीछे दिख रहा होगा ना, ये पीछे का पार्ट है। आगे आया लूप हेनले, फिर ऊपर जाकर के, ये आया निकला। तो कलेक्टिंग डक्ट माने बाद का पोर्शन है, लेकिन ये पीछे का पोर्शन है। तो 2 डायमेंशन में कैसे दिखाएंगे? ये 2 डायमेंशन दिखाइए, पीछे का पार्ट है 4था नंबर, ये इससे जुड़ा नहीं है। ये 3 नंबर के बाद 5 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर नहीं आ रहे, 3, लेकिन नंबरिंग सिस्टम अलग दिया है। 3 के बाद 4 है, और 5 फिर ऊपर चली जा रही है, फिर वो 6, 7 के बाद फिर 4था नंबर पीछे का पार्ट है, पीछे का जी। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आया, उसमें जो भी ब्लड जो फिल्टर हुआ
तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस क्या है, वो जो भी आता है उसको सबको वो छान लेता है। वो एक छन्नी के आकार, उसमें फेनेस्ट्रेट रहता है जो छन्नी के भांति कार्य करता है। वो अच्छे खराब सारे चीजों को जो वो ग्लोमेरुलस ले लेता है, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। फिर इससे जो भी बचा रहता है वो बोमेन कैप्सूल फिर से उसको लेके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देकर उसको रीएब्जॉर्प्शन का काम करवाते हैं। तब बुक के लैंग्वेज में पढ़ते हैं हम लोग कि बोमेन कैप्सूल आगे ट्यूब्यूल में खुलता है, जिसके 3 भाग होते हैं। एक प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा लूप ऑफ हेनले और तीसरा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसलिए कह रहा है क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल से दूर में है। डिस्टल मीन्स ये दूरस्थ होता है, इसलिए इसको कह रहे हैं कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन तीनों को मिला के 20 to 60 मिलीमीटर लेंथ इनका होता है। इसमें है कि डीसीटी जो है वो घूमकर, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो घूमकर बोमेन्स कैप्सूल के नजदीक से गुजरते हुए एफरेंट आर्टरियोल्स जो कि आ रहा है ब्लड को लेके किडनी के पास, वो आर्टरियोल के साथ एक विशेष संरचना बनाती है। वहां पे एक विशेष संरचना बनती है जिसको कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जेजी एपरेटस बनाते हैं। वो जो है मतलब डीसीटी जो है कॉन्वोल्यूटेड, वो सेल जो वो कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई होके जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस में चेंज हो जाता है। डीसीटी अंततः कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है और लास्ट में ये डीसीटी जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, जहां से और भी ब्रांचेस निकले हुए नेफ्रॉन का, जहां से यूरिन आता है हमारे ये इसमें मेडुला कैलिक्स में। दोनों किडनीज में 1200 मिलीलीटर ब्लड बाई पर मिनट ब्लड पर मिनट प्रवाह करता है। मतलब हमारे किडनी में कितना मिनट में कितने ब्लड प्रवाह करते हैं, 1200 मिलीलीटर, जिसमें क्या है 540 मिलीलीटर ब्लड सेल्स है और 660 मिलीलीटर प्लाज्मा है। ग्लोमेरुलर टफ्ट की कैपिलरीज सिंगल फ्लैट सेल से बनी एपिथेलियम इंडोथेलियम है। माने हमारा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का जो टफ्ट है, गुच्छा, वो कैपिलरीज किसका सेल के बना हुआ है, वो सिंगल सेल के बनी हुई है। उसका इंडोथेलियम, उसका जो कवरिंग है वो इंडोथेलियम है, जिसमें क्या है जो फेनेस्ट्रेट है, फेनेस्ट्रेट मीन्स छन्नी के आकार का, जिसमें छोटे छोटे छेद हैं, चलनी की भांति छेदों से युक्त है। यह इंडोथेलियम एवं बोमेन कैप्सूल की एपिथेलियम में मिलकर फिल्टरिंग मेम्ब्रेन बनाती है। ये दोनों मेम्ब्रेन है जो कि मिलकर यहाँ का जो भी चीज है वो इस तरफ जो है आता है। क्यों आता है, क्योंकि एफरेंट का जो वेसल्स का जो ये क्या कह सकते हैं उसको सर, वेसल्स का डायमीटर जो बड़ा रहता है और इफरेंट का कम रहता है, जिसके कारण वह फ्लो ज्यादा रहता है। इसी के कारण हमारा फिल्ट्रेशन का काम होता है। अब यहाँ दिया है कि इसी ग्लोमेरुलर टफ्ट में प्रभावित हो रहे रक्त में से 127 ±2 मिलीलीटर फ्लूइड विदाउट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब उसमें ब्लड सेल्स नहीं होगा, प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं होगा, जिसमें प्लाज्मा में मौजूद सभी तत्व समान कंसेंट्रेशन में मौजूद होता है, वो भी छन जाता है। इसीलिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। मतलब ये अच्छी चीज है, खराब चीज सारे को ये ले लेते हैं। फिर यहाँ से जो है उसको जो है फिर बोमेन कैप्सूल लेके फिर से उसको रीअब्जॉर्प्शन करके फिर ब्लड में उसको भेजते हैं। The movement of water and element across the filtrating membrane takes place under the physical law of filtration method. यहाँ पे इसी का फिगर दिया हुआ है जो अभी हम लोग पढ़े। फिर अपने पीछे चलते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, एक हमारा किडनी के इसमें टेस्ट आता है GFR, जो इसी टेस्ट को देखता है कि ग्लोमेरुलस किस मतलब रेट में कार्य कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन का कार्य। is the volume of plasma which is filtrate out per minute. This value usually does not increase. ये ज्यादातर इसका क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो जल्दी बढ़ता नहीं। अगर बढ़ गया तो मतलब समझिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वहां पे उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यदि सामान्य से वैल्यू कम हो गई तो उपचार से सामान्य में लाई जा सकती है इसको। तो 127 ±2 मिलीलीटर पर मिनट अर्थात 7520 मिलीलीटर पर आवर 182.88 पर लीटर डे यानी कि फिल्टर होता है। अगर किसी का 70 kg बॉडी वेट है
तो उसमें 45 लीटर जल है, अर्थात शरीर का समस्त जल दिन भर में 4 बार हमारा फिल्ट्रेट होता है। फिल्ट्रेशन के पश्चात नेफ्रॉन का ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टिव होता है। यह प्रोसेस एक्टिव तथा पैसिव दोनों में होता है। यह हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होता है। इसमें कुछ हार्मोन्स भी आते हैं। ये हार्मोन्स आते हैं इसमें डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब आते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सोडियम जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो किस में होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन एनर्जी डिपेंडेंट यानी कि एक्टिव होता है और वाटर गेट्स रीअब्सॉर्ब सेकेंडरी टू सोडियम होता है। पीसीटी में ही जो है 60 to 70% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है? लूप ऑफ हेनले में मात्र सोडियम का ही पुनः शोषण होता है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जल का रीअब्जॉर्प्शन हार्मोन्स कुछ हार्मोन्स हैं जैसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच के प्रभाव से 20 to 25% होता है, जबकि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कौन सा हार्मोन करता है? तो एल्डोस्टेरोन के प्रभाव में होता है ये। Under the influence of ADH, about 4 to 5% water gets reabsorbed in the collecting duct. और जो भी 4 to 5% जो वाटर बचता है वो कलेक्टिंग डक्ट में फिर जो रीअब्सॉर्ब हो जाता है लास्ट में। बस यही इसी को नोट कर लीजिए। यही वाला आप लोगों को नोट करना है कि पहला क्या है। पहला जैसे पीसीटी माने प्रॉक्सिमल, पीसीटी में सबसे अधिक होता है सोडियम, फिर वाटर, दोनों होता है। सोडियम पहले, फिर वाटर, फिर लूप ऑफ हेनले मतलब सेकेंड वाली जो है नीचे वाली है जो बहुत बड़ी है उसमें सोडियम का मेड्यूला में सर ना, मेड्यूला में रहता है। हाँ मेडुला। तो सोडियम का लूप ऑफ हेनले में सोडियम का होता है और सबसे जो बाद वाली है डीसीटी वाली है उसमें जल का होता है। अब अलग अलग इनके हार्मोनल सिस्टम है तो उन हार्मोन्स को किसके प्रभाव में होता है बस सुनिए। सोडियम का बताया मैडम ने, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, देखिए एब्जॉर्प्शन अलग चीज है, रीअब्जॉर्ब यानी उसने निकाल दिया, पहली तरफ से फिल्ट्रेशन निकल गया लेकिन फिर उन्होंने रीअब्जॉर्ब किया। ये जो स्पेशल विशेषता है इसलिए कि ताकि कहीं कोई कम ज्यादा हो तो इसमें कर लें, इसीलिए लंबाई बढ़ा दी गई, इसीलिए लूप हेनले को बढ़ा दिया गया ताकि ऊपर से कोई गलती से छन गया मान लीजिए तो अब इन प्रोसेस से फिर रीअब्जॉर्ब हो जाए। तो ये सोडियम का रिजर्प्शन एल्डोस्टेरोन के प्रभाव में होता है। तो ये आपको बस जानना है कि एल्डोस्टेरोन। ठीक मैडम, चलिए। Thus, if just ADH amount is less than normal हो तो reabsorption of water will be affected. अगर ADH अमाउंट में अगर जल जो है वो रीअब्जॉर्प्शन का वो जो अगर कम हो गया तो इफेक्टेड करेगा। वो क्या होगा उससे रिजल्टिंग में डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। इसी प्रकार यदि एल्डोस्टेरोन की मात्रा कम हो तो मूत्र में अधिक सोडियम का एक्सक्रेटर होने लगेगा, मतलब सोडियम ज्यादा निकलने लगेगा। दूसरा है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है। ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट में से ग्लूकोज का 80% रीअब्जॉर्प्शन एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी कि एक्टिव के थ्रू होने के कारण पीसीटी के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पहले आधे भाग में ही हो जाता है ग्लूकोज का। शेष 20% क्या होता है पीसीटी के दूसरे आधे भाग में आसानी से हो जाता है। इस प्रकार सामान्य मूत्र में ग्लूकोज नहीं होता है क्योंकि ये आधा जो बचा हुआ है था वो पीसीटी में ही हो जाता है, जिसके कारण ये लास्ट जो है हमारे यूरिन में वो ग्लूकोज वहां तक नहीं जा पाता, यहीं तक उसका हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन। रक्त में ब्लड ग्लूकोज लेवल अब बीजीएल जो है वो अगर बढ़ाते रहे तब तक जब तक यूरिन में मैक्सिमम एक्सक्रेट होने लगे। इस दशा में एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के यूरिन में एक्सक्रीटेड ग्लूकोज की मैक्सिमम मात्रा 135 प्लस माइनस 10 mg पर मिनट होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज जो यूरिन में जो है वो अगर ग्लूकोज एक्सक्रीट होगा मैक्सिमम कितना होगा 135 प्लस माइनस 10 mg पर मिनट होती है। यह एक एक्सक्रेटरी कैपेसिटी फॉर ग्लूकोज है। दूसरे शब्दों में हम इन्हें फाइंडिंग से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज की गणना कर सकते हैं। अब ये इसका गणना है।
ये सर थोड़ा आप बता दीजिएगा सर, TM। ये कुछ नहीं, इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 1 पहले समझ लीजिए, वो ये कह रहे हैं यहाँ से वो उसका डॉक्टरी वाला वो है, हमारा इनका कहना है कि अगर एक्सक्रीटेड ग्लूकोज सबसे अधिक हो तो हमारे शरीर को उन्होंने नाप लिया है कि 135 ± 10 mg पर मिनट होगी, ये यूरिन से पास होगा। अब यह एक बीमारी के नाम इन्होंने बताया, डायबिटीज डायबिटीज। इंसिपिडस। वो कह रहे हैं कि यह एक बीमारी है जो आपने मान लीजिए ग्लूकोज अधिक खा लिया, तो अधिक खा लिया तो कुछ समय तक, क्योंकि वो उसमें मैक्सिमम एक्सीड इतना करेगी, लेकिन आपने ग्लूकोज अधिक खाया हुआ है, तो कह रहे हैं कि आपको कुछ समय तक ग्लूकोज अधिक दिखेगी। तो ग्लूकोज अधिक दिखेगी तो क्या होगा, यूरिनेशन अधिक होगा, तो आपको लगेगा कि ये डायबिटीज के सिम्टम है, लेकिन ये डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, ये डायबिटीज इंसिपिडस है, बस इतना समझ लीजिए। तो ये कह रहे हैं कि अधिकतम उत्सर्जित ग्लूकोज की मात्रा 135 उन्होंने बताया, बीजीएल 396 इनका कह रहा है कि फिल्ट्रेट ग्लूकोज की मात्रा 495 mg पर मिनट होगी। तो वो कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम 360 mg पर मिनट, यही मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है हमारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी। तो उसको उसमें हम जाना नहीं है, हमको ये जाना है कि अगर ग्लूकोज, हमको क्या समझना, वो बताएगा कि ग्लूकोज हम जा रहे हैं, ग्लूकोज अधिक जा रहा है, यूरिनेशन अधिक हो रहा है, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि ग्लूकोज आपको डायबिटीज मेलाइटस हो। मेलाइटस माने वो बीमारी जो शुगर कहलाती है। ये तात्कालिक रूप से आपने बहुत चीनी मतलब खा लिया, ग्लूकोज बहुत खा लिया, तो आपको कुछ समय तक आपको ग्लूकोज शरीर से बाहर यूरिन में जाता रहेगा, लेकिन और सिम्टम नहीं आएंगे। तो ये इसी को आगे उन्होंने बीमारी की इसको सर क्या किडनी का डिसऑर्डर बोल सकते हैं? ना ना ना, कुछ नहीं, वो किडनी अच्छा। डिसऑर्डर नहीं है। वर्चुअली वही तो कह रहे हैं कि ग्लूकोज आपने इतना कर लिया कि उसकी किडनी की क्षमता जो है उससे अधिक है, तो वो कह रहा है कि वो कितना छानेगी, तो वो आपको निकाल देगी बाहर। आपने एक साथ इतना खा लिया है। शुगर का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए किडनी जो एक्सेस शुगर होगा बाहर कर देगा। हाँ, ये बाहर कर देगा, क्योंकि वो छाने नहीं पाएगा ना, उतना नहीं छान पाएगा, उसकी कैपेसिटी, हर आदमी की कैपेसिटी होती है, तो आपने उतना छनवा दिया। तो वो कह रहे हैं कि अगर कभी ये आएगा तो ये बीमारी नहीं है, बल्कि इसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। है बीमारी तात्कालिक रूप से कहे, लेकिन ये कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि जो डायबिटीज आप मानने लगे, वो फिर ठीक हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज होगा तो आपका फिर रिजॉर्ब कर लेगा, तो रिजॉर्ब कर देगा तो आगे जाना बंद हो जाएगा। क्लियर? अब है कि मूत्र में ग्लूकोज 3 स्थितियों में उत्सर्ज अब होती है। इसी को नोट कर लीजिए, यही नोट करना है आपके पास। एक तो है एलिमेंट्री ग्लूसेरिया, दूसरा है रीनल ग्लूसेरिया और तीसरा है डायबिटिक ग्लूसेरिया। अब इसमें पहले पढ़ते हैं हम लोग एलिमेंट्री। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति सामान्य भोजन लेता है तो उसकी यूरिन में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए। पहले दिया है सामान्य स्वस्थ व्यक्ति 500 ग्राम ग्लूकोज खा ले तो एक समय उसका बीजीएल रीनल थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल सकता है, माने सीमा रेखा जो है उसका, उससे ऊपर जा सकता है। उसकी यूरिन में इस समय ग्लूकोज आएगा और बीजीएल कम होने के साथ जैसे ही उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा, वैसे ही क्या होगा, ग्लूकोज जो है यूरिन से गायब भी हो जाएगा। माने एक समय आ सकता है, लेकिन अगर उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल नहीं है, कम है, तो वो फिर यूरिन में नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। इसी सिम्टम्स को, इसी जो भी ये हो रहा है उसको एलिमेंट्री ग्लूसेरिया कहते हैं। यही वाला है हमारा, यही वाला है डायबिटीज इंसिपिडस। तुरंत दिखाई पड़ेगा, बाद में खत्म हो जाएगा। दूसरे में व्यक्ति की प्रॉक्सिमल सी ट्यूब्यूल यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डैमेज अगर हो जाती है तो रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू उसका सामान्य से कम है। ऐसा व्यक्ति सामान्य भोजन के साथ भी यूरिन में ऐसा व्यक्ति सामान्य भोजन के साथ भी यूरिन में ग्लूकोज एक्सक्रीट करेगा। इसे रीनल ग्लूसेरिया कहते हैं, यानी कि इसमें किडनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका डैमेज हो जा रहा है। पहले यहीं पे ग्लूकोज जो है पच जाता है, उसके बाद आगे जाते जाते फिर वो नहीं जाता वहां पे लास्ट तक। तीसरा है डायबिटिक पर्सन में बीजीएल हमेशा ही सामान्य यानी कि रेनल थ्रेशोल्ड से वैल्यू से अधिक रहता है।
ऑब्वियसली उनका रहेगा ही ज्यादा। अतः अनकंट्रोल स्थिति में उसकी यूरिन में ग्लूकोज हमेशा एक्सक्रेट होता रहेगा। इसे डायबिटिक ग्लोसोरिया कहेंगे। पहला हो गया एलिमेंट्री, जिसमें कि अगर हम ज्यादा किसी टाइम खा लिए तो एक टाइम आएगा, फिर उसके बाद यूरिन से गायब हो जाएगा। दूसरे में है रीनल, यानी कि कुछ ना कुछ हमारी किडनी में प्रॉब्लम है, उसके वजह से। कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, अगर वो डैमेज हुआ तो। तीसरा है जो डायबिटिक में आता है, उसको डायबिटिक ग्लोसोरिया। अब मेन है कि किडनी के कार्य क्या है। इसमें पहला बीमारी नहीं है और दूसरा तीसरा बीमारी है। जी सर। बस ये नोट कर लीजिए। अब किडनी के कार्य में सबसे फर्स्ट है रीनल फंक्शन, दूसरा है एक्स्ट्रा रीनल फंक्शन। रीनल फंक्शन में क्या है हमारा कि ये जो है किडनी का जो रीनल फंक्शन है, वो सबसे पहले तो हमारे शरीर में जो जल और इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको रेगुलेट करता है। दूसरा यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तीसरा क्या है, शरीर में हमारे जो फ्लूइड है और हमारे जो पीएच है उसका जो है लेवल वो जो है बैलेंस करके रखता है। दूसरा कार्य में एक्स्ट्रा में वो क्या करते हैं, शरीर में क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न जल में घुलनशील वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटोनाइन, उन सबको जो है वो एक्सक्रेट करते हैं। और दूसरा क्या है, सिंथेसाइज भी करते हैं कुछ कुछ चीजें। क्या क्या है, जैसे एंजाइम रेनिन जो है, फिर ये हॉर्मोन्स है, इरिथ्रोपोइटिन जो आरबीसी बनाता है, हिप्रिक एसिड, फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये सबको जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। अब आ रहा है सबसे मेन, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। यह एपरेटस निम्न अंगों के सहयोग से बना है। ये एक मैडम ये देखो, ये नोट कर लीजिए कि क्या क्या करता है। एंजाइम रेनिन का करता है, ठीक है। ये रेनिन क्या करता है, प्लाज्मा को अल्फा को ग्लोबुलिन में ट्रांसफर करता है और फिर एंजियोटेंसिन 1 में ट्रांसफर करता है। इसका भी रोल इसी में आ जाएगा। एंजियोटेंसिन यानी एंजाइम रेनिन से कन्वर्ट होगा ये अल्फा ग्लोबुलिन, फिर अंत में एंजियोटेंसिन 1, ये समझ लीजिए। दूसरा हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन, बहुत है, विटामिन डी में इसका यूज होगा। और तीसरा है हिप्यूरिक एसिड। तो ये तीन, इनऑर्गेनिक में क्या है ये वो अलग समझ लीजिए, उससे बहुत नहीं, लेकिन मेन तो एंजाइम ये आ जाएगा रेनिन और एरिथ्रोपोइटिन। अब इसका बहुत यूज है, देखिए आगे का। एक एपरेटस हम लोगों ने और पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, गोल्गी एपरेटस। हाँ, गोल्गी एपरेटस हम लोगों ने पढ़ा था। वो हमारा सेल का पार्ट हुआ करता था। ये हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस किसका काम है, किडनी का पार्ट है, ठीक है। किडनी में जो उसका किडनी का जो सेल है, किडनी के सेल को हम लोग नाम दे रहे हैं कोई, उसका पार्ट है नेफ्रॉन, ठीक है। आगे जब ये याद रखिएगा, दो एपरेटस। यह एपरेटस निम्न अंगों के सहयोग से बना है। ये क्या है कि एफरेंट एट्रियोल्स जो हमारे आते हैं ब्लड कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज में, उसके अंतिम भाग के सेल है ये, जो मॉडिफाई होकर ग्रैनुलर एपिथेलियोइड सेल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के उस पार्ट के सेल्स हैं जो एफरेंट एट्रियोल के पास में है। यहाँ पे पहला है कि ये एफरेंट एट्रियोल के अंतिम भाग के सेल हैं जो चेंज होकर ग्रैनुलर एपिथेलियोइड सेल्स में परिवर्तित हो जाता है। और दूसरा में क्या है कि ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पार्ट के सेल्स के जो है वो एफरेंट एट्रियोल के पास में है, जो मॉडिफाई होकर क्या हो जाता है, मैक्युला डेंसा बना देता है। जेजी एपरेटस आवश्यकता पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो जा रहा था, आपने इस चित्र को देखिए, चित्र वाले में देखिए, ये देखिए चित्र में जो एफरेंट आई है वो पास में है, और फिर जो लास्ट में गई है डिस्टल वाला वही पास में है ना। तो इन्हीं की बात कर रहा है कि ये दोनों मिलकर के एक माकुला डेंसा बना देंगे, जिसको हम लोग यूज आगे करेंगे। ये इसमें यूज है, उसके लिए प्रयोग है उसका। ये देखिए, ये एफरेंट माने आने वाला, आर्ट्रियोल माने जो पतली नली है, जो आर्टरीज से पतली नली पतली वो जाती है, ठीक है। वो
कैपिलरी कहलाती है आर्ट्रियोल्स में। तो ये आ रही है एफरेंट आर्ट्रियोल के अंतिम भाग के, क्योंकि लास्ट में उन सेल्स मॉडिफाई होकर ग्रेनुलर माने ग्रेनुल्स माने ग्रेनुल्स होते हैं, तो वो एपिथेलाइट सेल्स। अब ये साइंस की भाषा हमको समझना नहीं है, हमको उतना समझना है कि क्या होता है। डिस्टल का फिर नीचे आई, उनके सेल्स आए, वो एफरेंट आर्ट्रियोल के पास से वो मॉडिफाई होकर मैकुलर डेंसा बनाएंगे। ये दोनों मिलकर के जेजी एपरेटस कहलाते हैं। अब उसका काम समझिए, काम समझना है बहुत अधिक। जेजी एपरेटस आवश्यकता पड़ने पर ही एक्टिव होता है। इसको सक्रिय करने हेतु स्टिमुलेट करने की आवश्यकता होती है। जैसे हाइपोक्सिया, लो वाटर वॉल्यूम, दोनों दशाएं, अगर हाइपोक्सिया हो गई है या लो वाटर वॉल्यूम है तो दोनों दशाएं स्वतंत्र रूप से क्रमशः इरिथ्रोपोइटिन एवं रेनिन का संश्लेषण करती है, जो आगे में सर अभी बता रहे दो कंडीशन है, हाइपोक्सिया माने ऑक्सीजन कमी, और एक ऑक्सीजन कमी होगा, एक लो वाटर वॉल्यूम, आपके शरीर में पानी कमी हो गई है। तो यही वो कह रहे हैं स्टिमुलेशन। जैसे एल्सेशियन डॉग है, उसको जब तक आप लेटा रहेगा, जब आप उसको भौं भौं करेंगे या कुछ खुटखुट होगा तब वो उठेगा। तो वही है जेजी एपरेटस को जब आप एक्टिव करने के लिए आपको चाहिए क्या, स्टिमुलस, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं रहेगा। तो स्टिमुलस क्या है, हाइपोक्सिया हुई तो स्टिमुलस हो गया, लो वाटर वॉल्यूम हो तो वो अब उनसे क्या होगा ये देखना हमको। बहुत बढ़िया है इसको, ठीक। चलिए मैडम। इरिथ्रोपोइटिन बोन मैरो को ब्लड सेल्स बनाने हेतु स्टिमुलेट करता है। इरिथ्रोपोइटिन क्या कर रहा है, बोन मैरो को जो है ब्लड सेल्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। और एंजाइम यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कैनिन लिख दिया, रेनिन होगा। एंजाइम रेनिन जो है वो रक्त में मौजूद एक विशेष ग्लोब्यूलिन नहीं, एक सेकंड बता दूं। एर्थ्रोपोइटिन देखिए, एर्थ्रोपोइटिन हम लोगों कहाँ पढ़ा था, ये देखा एर्थ्रोपोइटिन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, हार्मोन्स एर्थ्रोपोइटिन, ये हमारा विटामिन डी वगैरह बनाने में। लेकिन एर्थ्रोपोइटिन दो काम और करता है, काम ये आरबीसी ये कह रहा है कि बोन मैरो को स्टिमुलेट कर रहा है ना, किसको कर रहा है, बोन मैरो लिखा हुआ है। ये बोन मैरो को ब्लड सेल्स, कौन सा ब्लड सेल बनाएगा, आरबीसी डब्ल्यूबी यही तो बनाएगा। तो आरबीसी बनेगा तो क्या होगा हमारा, बोलिए, आरबीसी बनेगा तो उसके साथ क्या होगा, आरबीसी कोई होता है, कोई चीज, कौन सा ढूंढा है आप मत देखिए मैडम, ढोने वाला कौन है, कौन ढोता है, वो को ढोना कुछ लेके जाता है साथ में, आरबीसी एक ही तो वो ले जाता है सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। हाँ, तो ऑक्सीजन जिसमें होता है वो ले जाता है, हमको हीमोग्लोबिन ले जाता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन को ले जाता है। तो अब अगर मान लीजिए हाइपोक्सिया है, हाइपोक्सिया माने ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया माने आरबीसी कमी, यही तो हुआ। तो आरबीसी अगर बढ़ जाएंगे तो हाइपोक्सिया नहीं रहेगा, बोलिए, आरबीसी बढ़ेगा तो आरबीसी में हमारे पास बैठा हुआ है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन बैठा हुआ ऑक्सीजन, तो हमारी ऑक्सीजन बढ़ गई, तो हाइपोक्सिया कंडीशन ठीक हो गई। कैसे, एर्थ्रोपोइटिन बोन मैरो को ब्लड सेल्स बनाने हेतु स्टिमुलेट करता है। जैसे इन्होंने एर्थ्रोपोइटिन का संश्लेषण कराया, वैसे एर्थ्रोपोइटिन ने क्या किया, वहां बोन मैरो को स्टिमुलेट किया, बोन मैरो ने आरबीसी बना दिया, आरबीसी में ऑलरेडी जो है ऑक्सीजन हो गई, उसमें हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है, तो हाइपोक्सिया कंडीशन हमारी ठीक हो गई। चलिए मैडम। एंजाइम रेनिन रक्त में मौजूद एक विशेष ग्लोब्यूलिन को एंजियोटेंसिन 1 में परिवर्तित कर देता है, जो लंग से सिक्रेटेड कन्वर्टिंग एंजाइम्स द्वारा इसको फिर चेंज कर देता है, किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में बन जाता है। ये दोनों हार्मोन, एंजियोटेंसिन 1 हम लोगों ने यहाँ पढ़ा, ये देखिए एंजियोटेंसिन 1 पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा, ये एंजाइम रेनिन है जो एंजियोटेंसिन 1 बना देता है, ये हम समझ जाए थे कि एंजाइम रेनिन से एंजियोटेंसिन 1 बना। अब एंजियोटेंसिन 1 में क्या हुआ, एंजियोटेंसिन किडनी में बना, और वहां क्या हुआ, लंग से एक सीक्रेटेड कन्वर्टिंग एंजाइम वहां सीक्रेट हो रहा, कन्वर्टिंग है, उसका नाम है कन्वर्टिंग एंजाइम। उस कन्वर्टिंग एंजाइम ने इसको एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदल दिया। हम लोग क्या कह रहे हैं चाइनीज में, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन लंग्स एंड किडनी, क्या रिलेशनशिप बोल रहे हैं हम लोग,
बोलिए। सर दोनों मिलकर इनहेलेशन करते हैं। नहीं, अरे रिलेशनशिप बताइए, वो जो बड़ा वाला चक्र है, चक्र में कौन मदर फादर कौन वो है? 5 एलिमेंट में। अच्छा सर। सर लंग्स इज अ मदर ऑफ किडनी। हाँ, लंग्स से मदर ऑफ किडनी, तो ये रिलेशनशिप है। लंग्स से सीक्रेटेड कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी इससे कुछ किया लेकिन लंग्स ने कन्वर्टिंग एंजाइम द्वारा एंजियोटेंसिन बनाया। वो दो हजार 3000 साल पहले, 5000 साल पहले के आसपास की रचना है, जो बता रही है कि हमारा वो मदर है, वो फादर है। किसको? लंग्स को। और ये कह रहे हैं कब? ये 1600 शताब्दी में कह रहे हैं, 1600 ईस्वी में ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। दोनों हार्मोन्स वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर माने कम करने वैसे वाले। कंस्ट्रक्ट कर देता है। ठीक मैडम, आपसे बताइए, हो गया, इतना हो गया। जो धमनियों को संकुचित कर देते हैं। हम्म, एंजियोटेंसिन 2 एड्रेनल कॉर्टेक्स से हार्मोन एल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन गति बढ़ा देता है, जिससे यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट्स विशेषकर सोडियम का एक्सक्रीशन कम से कम हो जाता है। अब वो एल्डोस्टेरोन बढ़ा दिया। एल्डोस्टेरोन ने क्या किया? एल्डोस्टेरोन ने क्या कर दिया? यूरिन में सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर लिया। ये तो किया उसने। अभी हमने कहा ना था, एल्डोस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी तो सोडियम हमारा रुक जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, बस वो यही कर दिया। तो ये वाला क्या हुआ? दूसरा, लो वाटर वॉल्यूम। तो ये सोडियम और उसके साथ वाटर दोनों को करेगा। तो ये क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन सीक्रेशन की गति बढ़ जाएगी, तो हमारा सोडियम और वाटर दोनों हो जाएगा। तो हमारे पास क्या था दूसरा? पहले समझिए कंडीशन, लो वाटर वॉल्यूम। तो लो वाटर वॉल्यूम भी ठीक हो गया हमारा। क्लियर हुआ कि नहीं? दो बीमारी हुई, हाइपोक्सिया, लो वाटर वॉल्यूम, दोनों में इनका रोल है। एर्थ्रोपोइटिन ने क्या किया? ब्लड सेल्स बना दिया, तो ब्लड सेल्स बोन मैरो कर दिया, तो ब्लड सेल्स बन गए। ब्लड सेल्स ने क्या हुआ? ऑक्सीजन की कर दिया, तो हाइपोक्सिया ठीक हो गई। फिर एंजाइम रेनिन ने किया, एंजियोटेंसिन 1 में हुआ, एंजियोटेंसिन 2 में बदला, कन्वर्टिंग एंजाइम के माध्यम से एंजियोटेंसिन 2 बन गया। दोनों कॉन्स्ट्रिक्टर हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर हैं। और उसने क्या किया? एंजियो, तो एक तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की वजह से भी, दूसरा एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया? एल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन को बढ़ा दिया। तो उससे क्या हुआ? हमारा जो जैसे बढ़ेगा वैसे यूरिन में हमारा वाटर और सोडियम खींच लिया जाएगा, रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। हमारी लो वाटर वॉल्यूम की कंडीशन पूरी हो गई, मतलब उसको सेव कर लिया गया। कंडीशन मतलब प्रॉब्लम जो आई, बीमारी को ठीक कर लिया गया। चलिए, इस प्रकार जेजी ऑपरेटर शरीर की 2 इमरजेंसी स्टेट को डील करने में मदद करता। अब आ जा रहा है मिक्चुरेशन, मूत्र उत्सर्जन। मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर को मूत्र से खाली करने की प्रक्रिया को मिक्चुरेशन कहते हैं। किडनी में फॉर्म यूरिन यूरेटर के माध्यम से, 1 पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरेटर के माध्यम से मूत्राशय में स्टोर करने हेतु ट्रांसपोर्ट होता है। यह ट्रांसपोर्ट एक पेरिस्टैल्टिक वेव से अधीन है, जो प्रति 10 सेकेंड में यूरेटर के पेल्विस पार्ट में यूरिन आने से जनरेट होती है। इस प्रकार यूरिन यूरेटर में लगभग 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दूरी तय करती है। मूत्राशय की इनर लाइनिंग जो है वो ट्रांजिनल इपिथेलियम की है, क्योंकि कभी कभी हमारा यूरिन जो है, जैसे मान लीजिए हम एक्सक्रीट नहीं किए तो क्या होता है, और फॉर्म होने लगता है, तो उसके फैलाव के लिए जो है इसका ये लाइनिंग जो है वो ट्रांजिनल एपिथेलियम का होता है, जिससे फैलाव हो सके, जो मूत्र को स्टोर करने हेतु मूत्राशय को फैलने की सुविधा देती है। परंतु मूत्र से कोई हिस्सा जल या इलेक्ट्रोलाइट्स या वेस्ट का शोषण नहीं करती है। मूत्राशय की पोस्टेरियर वॉल में एक उल्टा त्रिभुजाकार, यानी जिसे ट्रिगोन एरिया कहते हैं, जिसके दोनों एंगल पे यूरेटर खुलते हैं और नीचे एंगल पर यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। जब मूत्राशय में मूत्र भर जाता है तो ट्रिगोन एरिया पर एक खिंचाव आता है। यहाँ एक स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो स्पाइनल सेंटर को एफरेंट सिग्नल्स भेजना प्रारंभ कर देते हैं। ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो एफरेंट सिंपैथेटिक जो ब्रेन में भेजते हैं, फिर वहां से जो है
इफरेंट नर्व्स आता है जो पेल्विक रीजन में जो है नर्व्स में उसको स्टिमुलेट करता है। फिर वो कहाँ खुलता है जाके, वो जाता है, दो स्पिंचर है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल वो है इनवॉलेंट्री और एक्सटर्नल है वॉलेंट्री। Thus, internal sphincter open reflexly, but the external sphincter क्या है, open voluntary only. 300 to 400 milliliter urine, urinary bladder में 15 to 80 millimeter of वाटर प्रेशर उत्पन्न करता है। यानी कि 300 से 400 ml अगर यूरिनरी ब्लैडर में है तो वहां पे वाटर प्रेशर कितना रहेगा, 15 से 18 मिलीमीटर। लेकिन सामान्यतः इसी प्रेशर पर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेट होता है। अगर कभी यदि व्यक्ति इस सिग्नल्स पर यूरिनेट नहीं कर पाता है तो क्या होता है, यह रिफ्लेक्स डाई आउट हो जाता है और फिर जो है वो फिर रिफ्लेक्स जो है वो सेट होता है 5 to 10 मिनट्स के अंतराल पे। इसी तरह से वो 3 बार 4 बार रिफ्लेक्स जो है वो सेट होते रहता है। अगर उस दरमियान भी अगर नहीं होता है तो क्या होता है कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स परमानेंटली समाप्त हो जाता है और यूरिनरी ब्लैडर में 600 से 800 मिलीलीटर यूरिन एकत्र हो जाता है, जिसका वाटर प्रेशर कितना हो जाता है, 100 मिलीलीटर। कहाँ 15 to 18 था, अब 100 मिलीलीटर होता है। जिसके कारण क्या होता है कि हमें जब हम यूरिन को रोक लेते हैं तब हमारे क्या होता है कि पेल्विक पार्ट में जो है वो हमारा पेनफुल हो जाता है, दर्द होने लगता है। इसी की वजह से इस स्थिति में व्यक्ति को क्या होता है कि वो कोशिश भी अगर करे यूरिन पास करने की तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि इंटरनल स्पिंचर बिना रिफ्लेक्स के नहीं खुलेगा और काफी कोशिश करने पर भी प्रेशर के कारण उसमें से क्या होगा, 2-4 बूंद ब्लैडर से निकलकर यूरेथ्रा में पहुंचता है। तब रिफ्लेक्स सेट जो है वो वीक हो जाता है। कई बार रिफ्लेक्स सेट होता है तभी ब्लैडर इवैक्यूएट होता है। अगर ये चीज जो हम लोग मान लीजिए रिफ्लेक्स सेट जो बार बार हो रहा है, 3 बार 4 बार हो गया, उसके बाद भी हम यूरिन पास नहीं किए, तब जो क्या होता है, ब्लैडर जो इवैक्यूएट हो जाता है। इस दशा को हम लोग कहते हैं एटोनिक ब्लैडर कहते हैं। इनकॉन्टिनेंस, अब जो है इनकॉन्टिनेंस में जब ब्लैडर के स्पिंचर किसी इन्फ्लामेशन के कारण अपनी टोन को खो देता है तो यूरिन एकत्र ना होकर क्या होता है, बूंद बूंद लगातार यूरेथ्रा से निकलता रहता है। इसको क्या कहते हैं, साइफिलिस एंड गोनोरिया कहते हैं इस बीमारी को। सिफिलिस गोनोरिया बड़ा खराब बीमारियां है। यस। अब है ओवरफ्लो या ऑटोमेटिक ब्लैडर। इन केस ऑफ पैराप्लेजिया द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज नॉट एबल टू सेट इन, therefore no sooner the bladder becomes full, the external sphincter opens automatically and urine is expelled out without person plan. ये रिफ्लेक्स आउट जो वही सेट जो रिफ्लेक्स नॉट एबल सेट हो पाता है तो क्या होता है, कभी कभी अगर ना चाहते हुए भी जो है यूरिन जो है वो एक्सप्लेड होते रहता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि बेड वेटिंग बच्चों में अधिकतर होता है। बच्चों में क्या अप टू एज ऑफ 10 ईयर्स बेड वेटिंग की आदत पाई जाती है। जब मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेट होता है तो इसकी इंफॉर्मेशन सेरिब्रम को भी जाती है। जहां व्यक्ति क्या होता है, ब्लैडर फुल होने का एहसास होती है तो उसकी क्या होती है, नींद खुल जाती है। किंतु बच्चों की नींद इतनी गहरी होती है कि मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स उन्हें एहसास नहीं करा पाता और क्या होता है, सेरिब्रम से ऑर्डर उनके बिना ही अलार्म दिए हुए ही यूरिन को पास होने के लिए एक्सटर्नल स्पिंचर जो वो खुल जाती है, जिसके कारण उनका यूरिन पास हो जाता है। अब है दूसरा रीनल यूरेट्रिक एंड यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन। अब स्टोन जो कहाँ कहाँ हो सकता है, स्टोन का फॉर्मेशन मेथड रसायनशाला में क्रिस्टल बनाने जैसा है कि एक अणु पर अन्य अणु जुड़ते जाते हैं। रीनल सिस्टम में ऑक्सलेट फॉस्फेट एवं यूरिक एसिड स्टोन ही सामान्यतः पाया जाता है। रीनल सिस्टम में कौन कौन से स्टोन पाए जाते हैं, तो ऑक्सलेट फॉस्फेट का और दूसरा यूरिक एसिड। रीनल एवं यूरेट्रिक स्टोन दोनों ही दशाओं में व्यक्ति को क्या होता है, लंबर रीजन में कॉलिक पेन होता है। अगर लंबर रीजन में कॉलिक पेन हो रहा है यानी समझिए कि वहां जरूर स्टोन फॉर्म हो रही है। समटाइम्स इट इज रिप्रेजेंटेड विथ हेमेचूरिया। कभी कभी क्या होता है कि हमारे यूरिन में जो है ब्लड भी आने लगता है, जिसे हेमेचूरिया कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन होने पर साधारणतः व्यक्ति शिकायत करता है कि उसे यूरिन करना है पर हो नहीं रही है, क्योंकि यूरेथ्रा की ओपनिंग पर स्टोन पड़ा हुआ है।
अगर व्यक्ति लेट जाता है तो स्टोन क्या होता है, लुढ़क कर ट्रिगोन एरिया में चली जाती है, जिससे वहां स्टिमुलेट होती है, तो व्यक्ति को क्या होता है कि बार बार क्या होता है, यूरिन पास करने का उसे इच्छा होती है। सर खत्म हो गया। हाँ, बढ़िया, थैंक यू। तो सर कुछ गलती सलती होगा तो माफ कर दीजिएगा। आ गई हैं, ज्वाइन कर लिया है, उनका स्वागत है। और हमारी फैकल्टी है इसमें सेकेंड सत्र में, उनका स्वागत है। हमारी फैकल्टी भी है और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। रेखा अग्रवाल जी, प्रणाम सर। प्रणाम। रेखा अग्रवाल जी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। डॉक्टर कोमल बालवानी जो हमारी समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हैं, उनका स्वागत है। खुद नेचुरोपैथ हैं। तो हम लोग देखिए कितना बढ़िया हम लोगों ने समझा। अब अगर मान लीजिए हम लोग देखिए मेन क्या है, विटामिन, अगर ये हम लोग का जो रीनल वाला है, रीनल वाला है किडनी, तो किडनी की एक समस्या हुई, दूसरा विटामिन डी की समस्या हुई, तीसरा हमारी समस्या हुई कि हम यूरिन पास करते हैं कैसे करें, तो हम बोन पर अधिक करते हैं। तो हमारा अधिकतर विटामिन डी में हम लोग जो करते हैं, विटामिन डी में क्या करते, विटामिन डी का इसमें आया है एरिथ्रोपोइटिन के बाद दूसरा वाला जो था उसी था। तो विटामिन डी के लिए हम लोग करते क्या है, नॉर्मली क्या करते हैं, विटामिन डी जब भी बढ़ाना, तो आयुर्वेदिक क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है कि विटामिन जो है आपका डी कहाँ पर होगा, विटामिन डी कहाँ बनता होगा, क्या करता है काम, कैल्शियम और डी का रिलेशनशिप है। तो वो हम किस में दे सकते हैं, फिंगर नंबर 5 पर, क्योंकि वहां बोन है। तो उसमें हम लोग अगर एक तो उसमें दे सकते हैं, तो उसमें हम लोग देंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, प्रोटोकॉल जो थर्ड, जो आयुर्वेद में तीसरा नंबर का स्टेज है, नंबर 1 वेयर टू, फिर विच मेरिडियन, और थर्ड हमारा था व्हाट प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल हमेशा नोट कर लीजिए आयुर्वेद का 2-4। क्या 2-4 के माने जल, क्योंकि बोन में क्या चीज है, बोन में क्या बढ़े, बोन में जल है, बोन में फास्फोरस है, बोन में कैल्शियम है, ठीक है। तो यही तो चीजें हैं। तो फास्फोरस माने अग्नि, कैल्शियम माने 5वां नंबर यानी पृथ्वी, और जल माने 4 नंबर। और तो हमेशा 2-4 हम क्या करेंगे, 2-4 सीडेट करेंगे और 3-5 टोन करेंगे, क्योंकि हमको बोन में कैल्शियम बढ़ाना होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेशिया, यही सब है बीमारी। क्या है, बोन डेंसिटी कम होने लगती है। तो 2-4 को हमको बढ़ाना है, 2-4 घटाना है, और जल को घटाना है, और बढ़ाना किसको, फास्फोरस को और कैल्शियम को। ये प्रोटोकॉल है। चाइनीज में प्रोटोकॉल करें तो क्या होगा, चाइनीज में हमारे पास बहुत बढ़िया पॉइंट है, कोई बताने की कोशिश करेगा, कोई बताने की कोशिश करेगा। K3 यूज करते हैं, टोन करते हैं। K3, यस, K3 हो गया। दूसरा हमारे पास एक और है, K3 के साथ साथ हम लोग SP6 आठ पॉइंट जो होते हैं उनमें एक बताइए। पहला पॉइंट बोन के लिए, बोन मीटिंग पॉइंट, UB39 UB11 बोन मीटिंग पॉइंट है। बोन की कोई प्रॉब्लम हो तो बोन मीटिंग पॉइंट को पहले यूज करिए। K3 है, K3 के साथ साथ हमारे साथ किडनी के और जुड़े हुए हैं, K23 या UB23 किडनी के तो पॉइंट है, याद करिए। बैकशू, तो किडनी K3 और K3 के साथ UB23, और UB23 के साथ हम लोगों ने अगर हम करना चाहें तो UB23 के आसपास हम लोग और कुछ कर देते हैं। UB23 3 है पॉइंट, अगर करना चाहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। GB4 और UB47 और UB23 UB47 तीनों एक ही आधार पर है, यूं एक ही प्लेटफॉर्म पर है। प्लेटफॉर्म को मत भूलिए, UB23 UB47 और GB4, तो 3 पॉइंट ये हो गए। और हमने K3 कह दिया, और एक हम लोगों ने कह दिया कौन,
बोलिए। B11 जीबी ब्लैक। UB11 एक पॉइंट और हम लोग भूल रहे हैं। एक होता है मेडुलरी पॉइंट। ब्लड का सर UB17 नहीं, ब्लड की बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो हम बोन मैरो की बात कर रहे हैं। बोन की बात तो कर रहे हैं। तो बोन मैरो का एक पॉइंट है हम लोग पास, जीबी उसी 8 पॉइंट में है, जीबी 39। हेलो, जीबी से जी बोलो सर। जीबी 39 मेडुलरी पॉइंट नहीं है। सर गॉल ब्लैडर का 39 पॉइंट। हाँ, बोन मैरो पॉइंट है वो ना। 8 जो स्पेशल इफेक्ट वाले पॉइंट हैं उनमें से वो भी है, जीबी 39। तो यानी अगर जीबी 39 माने क्या काम करेगा, जीबी 39 करे क्या, हम बढ़ा रहे हैं उसको, हम पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं। जीबी 39 क्या काम करेगा, बोन मैरो, किडनी के संबंध बोन मैरो से है। तो किडनी को ताकत जीबी दे रहा है, जीबी 4 दे रहा है, किडनी को ताकत यूबी 23 दे रही है, किडनी को ताकत यूबी 47 दे रही है, और किडनी को जीबी 39 दे रहा है, यूबी 11 बोन का पॉइंट है। दूसरा क्या हो गया, ये छोड़ दीजिए। चाइनीज में एक और मेरिडियन है, डॉक्टर वॉल ने खोजा है, जेडी। हाँ, जेडी मेरिडियन। जेडी मेरिडियन हमारे पैरों में पाई जा रही है, और अगर टो नंबर 3-4 में पाई जाएगी। टो नंबर 2 में है सर। 2 नंबर 2 हाँ मतलब सेकंड में है। अरे नंबरिंग सिस्टम अब इससे सीखिए ना, यही तो नंबर सिस्टम आयुर्वेद में। सर जेडी मेरिडियन बता रहे हैं सर। हाँ, जेडी मेरिडियन। तो 2 में कैसे हो गया, तो नंबर 2 तो नॉर्मल लोग बोलेंगे, हम लोग तो एक्यूप्रेशर वाले हैं, हम लोग तो इसको उंगली क्या बोलेंगे, इस उंगली को उंगली नंबर 2 नहीं बोलेंगे ना, हम बोलेंगे 3-4 बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ये 4 ये 3 ये है, बोलिए 3 है कि नहीं है, जी सर 3। फिंगर नंबर 3। जी सर। ऐसी अब जी सर। वो कॉमन आप वहां के बोल रहे हैं, लेमैन की भाषा नहीं, तो हम लोग एक्यूप्रेशर वाले हैं, फिंगर नंबर 3 है, तो इसी तरह हमारा पैर भी तो है, तो टो नंबर 3 हो जाएगा। 3 नंबर 3 या 4 दो ही तो होगा, ओके सर ठीक है समझ गई। है ना। ठीक, तो हम लोग अगर हम करना चाहें तो आयुर्वेद में एमलगेमेशन ऑफ डॉक्टर वॉल एंड आयुर्वेदिक मेरिडियन कैसी चलती है, नीचे से, बोलिए। नीचे से ऊपर सर। हाँ, 0 कहाँ होता है, 0 यहाँ, और 9 कहाँ होता है, ऊपर। तो 0 से ऊपर, नीचे से ऊपर है ना। डॉक्टर वॉल ऐसे नहीं चलते, डॉक्टर वॉल किधर चलते हैं, ऊपर से नीचे। ऊपर से। यही अंतर है आयुर्वेदिक मेरिडियन में और डॉक्टर वॉल के मेरिडियन में, है अंतर ना। ये ऊपर में हम यहाँ बता रहे हैं उंगली में, जैसे समझिए 0 यहाँ पाएगा और इधर बढ़ेगा, और आयुर्वेद में 0 यहाँ आएगा, 9 उधर रहेगा। तो डॉक्टर वॉल की मेरिडियन आयुर्वेदिक मेरिडियन के जस्ट अपोजिट है। तो अगर हम लोग इसको ट्रांसलेट करना चाहें विटामिन डी को, तो हम लोग ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं कि टो नंबर, जेडी मेरिडियन पर जाइए, टो नंबर कौन सा आएगा, 3 और 4 आएगा ना, 3-4 आएगा। अब एक और कंसेप्ट इसे सीख लीजिए, थोड़ा कठिन है, लेकिन दोबारा सुनेंगे समझ हो जाए। ये उंगली है, ऐसे ही टो होगी ना, ऐसे टो होगी ये वाली। तो 0 यहां शुरू हुआ, इधर 1-4 आएगा, अंगूठे की तरफ 1-4 आएगा ना, जी सर। और उधर की तरफ जाएगा, उधर 2-3 जाएगा 3-6 2-3 5 आएगा, किधर, इस साइड में, बोलिए 5 कहाँ आएगा, 5-8 ये नहीं हाँ। हम बोल रहे लेफ्ट हैं। साइड में आएगा ना, अंगूठे की तरफ जी। लेफ्ट साइड में। तो यहां जी से सर। वहां मेरिडियन जा रही है, ऊपर देखिए इसमें कोई मेरिडियन है डॉक्टर वॉल की, टो में, हाँ सर एनडी मेरिडियन। जैसे टो
आई एम टॉकिंग ऑफ टो। हम यहाँ बता रहे हैं, पैर नहीं दिखा रहे हैं ना। अच्छा हाँ सर, जी जेडी मेरिडियन है। जी सर। तो जेडी मेरिडियन का अगर फिफ्थ वर्टिकल का अपोजिट फ्लो ले लें तो जेडी मेरिडियन हो जाएगी। नीतू जैन आप वो मत करिए, सुन लीजिए इसको, बहुत बढ़िया पॉइंट है, जी सर। ये बढ़िया पॉइंट है। हाँ सर, कोई जेडी आ गया था इसलिए। जी टो सर। नंबर 3-4 नहीं, अगर है तो कोई बंद करिए। टो नंबर 3-4 पैर का है, ये जगह दोनों, ये अंगूठे के बगल वाला, उसके अगर वर्टिकल मेरिडियन 5 ले लें, 5 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो ले लें तो जेडी मेरिडियन आ जाएगी। आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 5 का क्या अपोजिट लेंगे? 5 का अपोजिट क्या बता रहे हैं सर? 5 वर्टिकल मेरिडियन, हाँ उसका अपोजिट फ्लो ऊपर से नीचे, भाई अपोजिट, जैसे फ्लो जा रहा है यू से यू, जेडी मेरिडियन हाँ का सर, फ्लो ऊपर से हाँ नीचे नीचे से ऊपर जाएगा। अपोजिट फ्लो लेंगे तो नीचे से ऊपर चला जाएगा ना। हाँ और अच्छा। यही हमारी आयुर्वेदिक मेरिडियन है। तो अगर आयुर्वेदिक मेरिडियन में और डॉक्टर वॉल की मेरिडियन को क्लब कर रहे हैं हम लोग, जो हम लोग उसमें करते हैं आत्रेय में, सेमेस्टर 4, नहीं पता सर, नहीं। हाँ 4 में है, 4 में हाँ दोनों। सर, पढ़ा था लेकिन वो याद नहीं है सर वो। हाँ पढ़ा नहीं तो था, आपने बताया था सर। उसमें इन्हीं उंगलियों पे स्थापित किया गया है ना। हाँ सर, आपने बताया था वो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन्हीं में सारी मेरिडियंस रख दी गई है, 9 10 0 9। इसको आप लोग आत्रेय को पढ़िए, इससे मैं नहीं कह रहा हूं, कभी कभी यूज करना हो तो इसको यूज जरूर करिए। तो ये दोनों का अपोजिट हो, तो यानी अगर फिंगर नंबर आप टो नंबर 3-4 ले लें और 5 वर्टिकल मेरिडियन अपोजिट फ्लो ले लें तो हम जेडी मेरिडियन की बात कर रहे हैं। और उसमें वही पॉइंट लगा दीजिए, जेडी मेरिडियन में भी हम लोग करते हैं। जेडी मेरिडियन रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र में कौन नंबर पे आती है? बोलिए, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र में कहां पर आती है जेडी मेरिडियन? रस में है, रक्त में है, मांस में है, मेद में है, अस्थि में है। अस्थि आएगा सर, अस्थि आएगा। तो अस्थि माने 5वां नंबर। और आयुर्वेद का कंसेप्ट समझिए, वो कहते हैं कि पृथ्वी में सारे गुण हैं, कहते हैं ना, कहते हैं आकाश का भी गुण है, वायु का भी गुण है, अग्नि का भी है, जल का भी है, और पृथ्वी का ही है। पूर्व गुणशैव गुणेषु क्रमशः स्थित स्मृता, यानी पूर्व के गुण जो है अगले वाले में है। ऐसे आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो पृथ्वी में अगर ट्रीटमेंट हम करते हैं तो आकाश वायु अग्नि जल का भी ट्रीटमेंट हो रहा है। क्लियर? तो अब पृथ्वी यहां है 5वें नंबर पर, और 5वें नंबर हम लोग कहा जेडी मेरिडियन। तो जेडी मेरिडियन ट्रीटमेंट का अर्थ यह है कि हम सारी मेरिडियंस का उसके पूर्व की आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी या रस रक्त मांस मेद अस्थि यहां तक का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हो रहा ना? इसलिए जेडी मेरिडियन में ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, और आयुर्वेद को हम पॉइंट लगा रहे हैं, डॉक्टर वॉल का अपोजिट फ्लो लगा रहे हैं, तो हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। और प्रोटोकॉल वही लगा, 2-4 सीडेट 3-5 टोन। ये विटामिन डी का है, बोन ऑस्टियोमेलेशिया का है, ऑस्टियोपोरोसिस का है ट्रीटमेंट। ये इसमें है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। और हम लोग चाइनीज का बता चुके हैं, चाइनीज के बहुत बढ़िया पॉइंट है, वो सब वो है किडनी है, यूबी किडनी 3 है, यूबी 23 है, यूबी 47 है, जीबी 39 है, यूबी 11 है, और उसके साथ साथ जीबी 4 भी हम लोग ले सकते हैं। इतने पॉइंट्स पर हम लोग पूरा ट्रीटमेंट किसका, बोन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और यहाँ जेडी मेरिडियन में हम यूज करना होता तो क्या करते डॉक्टर वाल में, जेडी को क्या करते, जेडी को टोन करते, जेडी 1 को, जेडी1B को टोन करते, जेडी1B टोन। और जो भी आपका नीचे का पार्ट है, तो अगर आपका पूरा बोन डेंसिटी कम है तो जेडी1B टोन,
और जेडी चाहे तो 1, 2, 3 तीनों टोन। ठीक है, तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को याद करेंगे, और ऊर्जा को ट्रांसफर करने का हमेशा वक्त होता है। कोई ऊर्जा ऐसी नहीं है जो आप अपने पास रखें और उसको डिस्ट्रीब्यूट न करें। डिस्ट्रीब्यूट करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, सामने वाले ज्ञान बढ़ेगा, वो किसी और को ट्रांसफर करेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, वो किसी और को ट्रांसफर करेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा, एक चेन बनेगी। वही चेन बताती है ईच वन रीच वन, ईच वन ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम मैडम नीतू जैन का एक जो लेक्चर है उसको हम लोग सुनेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। थैंक यू प्रणाम। प्रतिमा मैम।